हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट सीरीज में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आर एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, तो एनीथिंग इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है उन सब को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में दैट इज एनीथिंग विच सराउंड अस इज नोन एज आर एनवायरनमेंट। और जो भी चीजें हमारे आसपास हैं ये दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं, या तो लिविंग कंपोनेंट या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें हैं सबको हम मिलाकर बोलते हैं एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन सबको बोला जाएगा बायोटिक फैक्टर्स, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको बोला जाएगा एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को मेनली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोड्यूसर, अनदर इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज डीकंपोजर। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर किसी भी एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फूड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म फूड को प्रोड्यूस करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, जिसमें मेनली हमारे पास आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा कुछ फोटोट्रॉफिक या कीमोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। एल्गी भी प्लांट का ही टाइप होती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करेगा, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करके या फिर दूसरे कंज्यूमर को कंज्यूम करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, ये इसको कंज्यूम कर रहा है, इसको या फिर दूसरे एनिमल्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं ये भी अपना एक नेचुरल लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद मर जाएंगे, और ये जो एनिमल्स हैं ये भी अपना एक नेचुरल लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद मर जाएंगे। तो अब जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी डेड बॉडीज का क्या होगा, तो इनकी जो डेड बॉडीज है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स यानी कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, और तीसरे डिकम्पोजर्स जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के मरने के बाद उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उससे सॉइल को वापस से न्यूट्रिशन दिया जा सके। ठीक है, सो डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ताकि सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स वापस दिए जा सके। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करेंगे, इसमें प्लांट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज आते हैं, कुछ प्रोटिस्ट, जैसे प्रोटिस्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था क्लास के अंदर, यूग्लिना। ठीक है, तो कुछ प्रोटिस्ट आते हैं। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स, वो प्लांट्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करें। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, जो भी प्लांट्स होंगे जो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो सब हमारे किसमें आएंगे, प्रोड्यूसर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। अब जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स को हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे, यानी कि हर्बिवोर्स। ठीक है, तो वो कंज्यूमर जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बिवोर्स। अब वो कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे यानी कि हर्बिवोर्स को कंज्यूम करेंगे, दे विल बी नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोर्स।
अब जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, इन कार्निवोर्स को भी तो कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स होते हैं फर्दर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइना है, हाइना इज अ कार्निवोर, लेकिन हाइना को भी तो जंगल के अंदर कोई कंज्यूम कर सकता है, यानी कि लायन, टाइगर, ठीक है, ये जितने भी हमारे टॉप कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स को भी फर्दर कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स को हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, एंड दे आर आल्सो नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर की 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, प्लांट को खाने वाले, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर यानी कि हर्बीवोर को खाने वाले, टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर जो कि छोटे कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं, स्मॉलर कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर्स में 2 और कैटेगरीज आती हैं, एक है हमारे पास प्रेडेटर, दूसरा है हमारे पास स्कैवेंजर। प्रेडेटर हम जनरली उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उसको खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग इंसेक्ट्स का शिकार करके उनको खाता है, शेर जानवरों का शिकार करके उनको खाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो शिकार करके खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेडेटर्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, जैसे कि हॉक, जैसे कि ईगल, है ना। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके ऊपर जाकर ये फीड करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो मरे हुए जानवरों को खाने वाले टॉप कार्निवोर्स स्कैवेंजर्स, शिकार करके खाने वाले टॉप कार्निवोर्स प्रेडेटर्स, ठीक है। और प्रेडेटर जिन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगे उनको हम बोलते हैं प्रे, ठीक है, PREY प्रे, ओके। तो ये हमारी एक फूड चेन है। इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास है कौन, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स विल बी कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं, हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स फिर से कंज्यूम किए जाएंगे बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स, है ना। कुछ होती है ना इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, तो वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स किस में आएंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में यानी कि कार्निवोर्स में। फिर इन बर्ड्स को कंज्यूम करेगा कौन, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, जो इनके लिए क्या है, टॉप कार्निवोर, और इसको भी कोई कंज्यूम कर सकता है, तो उसको हम बोल रहे हैं एपेक्स प्रेडेटर, यानी कि जो सबसे बड़ा प्रेडेटर है जो हर किसी को खा जाएगा, ठीक है। एंड एट द एंड जब ये सब मर जाएंगे तो इनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, डिकम्पोजर, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करें, उनको हम डिकम्पोजर बोल रहे हैं, जिसमें जनरली हमारे पास आती है फंजाई और बैक्टीरिया, है ना। और इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ फंजाई आ सकती है, अर्थवर्म आ सकते हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आ सकते हैं, आंट आ सकती है ना, कुछ फ्लाइज आ सकती हैं जो कि क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, तो एबायोटिक कंपोनेंट में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर, सॉइल, सनलाइट, विंड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम बात करें वाटर किस तरीके से एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर जो है उसको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने शरीर के अंदर अलग अलग मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा पाए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स एकदम ड्राई हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स एकदम वेट एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं जैसे कि हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ओशंस में या वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है रेस्पिरेशन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जरूरी है क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे मटेरियल्स बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जिनकी जरूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टेम्परेचर
अलग अलग टेम्परेचर्स के अंदर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स वार्म टेम्परेचर में या हॉट टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड हैं, वहीं जो हमारे पास पोलर रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो लो टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल, तो सॉइल भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि मिट्टी। और मिट्टी का क्या काम है, मिट्टी के अंदर अभी हमने देखा ना डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो मर जाएंगे तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को कहाँ छोड़ देगी, सॉइल में। ठीक है, डिकम्पोजर्स कहाँ छोड़ेंगे उनको, सॉइल में। तो सॉइल जो है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वापस से प्रोवाइड कर देती है, किसको, प्लांट को। तो इसीलिए सॉइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद अगर हम बात करें सनलाइट की, तो लाइट इज ऑब्वियसली एसेंशियल एबायोटिक कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज करके ही तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए लाइट एनर्जी इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट। विंड यानी कि हवा, हमें पता है पॉलिनेशन के प्रोसेस में, सीड डिस्पर्सल के प्रोसेस में विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने में भी हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर गैस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट बाकी सारी गैसेस के कंपैरिजन में अपना इंडिविजुअल कितना प्रेशर रखती है। ठीक है, तो अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है, मेरे शरीर के अंदर कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करेगी, मैं इनहेल कर पाऊंगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो मैं क्या करूंगी, एक्सहेल करूंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, तो अगर विंड ही ब्लो ना करे, अगर ये प्रेशर ही क्रिएट ना हो, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी जरूरी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज इकोसिस्टम, अभी हमने देखा हमारी सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब क्या बनाती हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। ठीक है, तो अब ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम, या फिर इट फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंट्रैक्शन से बना हुआ एक सिस्टम है। ओके, इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले एजी टेंसले नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी 1935 में। ठीक है, और हम बोलते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारी पूरी अर्थ का वो वाला रीजन है जहां पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो बायोस्फीयर है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उस बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल और मैन मेड सिस्टम। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है वो इकोसिस्टम जो नेचर ने डेवलप किया है, जिसके अंदर सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट नेचर ही लेकर आई है, इंट्रैक्शन किस तरीके से होगा वो भी नेचर ने ही डिसाइड किया है, तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। और अगर इस इकोसिस्टम को ह्यूमन ने बनाया है, यानी कि कौन से लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे, कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे, इंट्रैक्शन किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें अगर ह्यूमन ने डिसाइड की है, ह्यूमन ने सिस्टम को बनाया है, देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम का हमारे पास एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, इसके अलावा हमारे ओशियंस का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यानी कि जहां जहां पर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर जो समुद्र है वो ह्यूमंस ने बनाया है, समुद्र के अंदर इंट्रैक्शन किस तरीके से होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, वो ह्यूमंस डिसाइड करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है, सारे लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी नेचर ने यहाँ पर रखे हैं, और उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होगा वो भी नेचर ही डिसाइड करेगी। तो इस इकोसिस्टम को हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, और जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है गार्डन्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट, ग्रीन हाउस, एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड।
ठीक है, गार्डन में मुझे कौन से फूल लगाने हैं, जिससे मेरे किस तरीके के इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, वो मेरी मर्जी है, वो मैं चूज करूंगी कि मुझे किस तरीके के प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ग्रो करना है। तो बायोटिक कंपोनेंट लाने में मेरी मर्जी है। एबायोटिक कंपोनेंट ऑलरेडी वहां पर जो प्रेजेंट है, उन एबायोटिक कंपोनेंट्स में मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उन एबायोटिक कंपोनेंट्स को मैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, तो इंट्रैक्शन मेरी मर्जी से हो रहा है। सिंपली ग्रीन हाउस में तो हमें पता है कि एक शीशे का घर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, जनरली एक रूम मान सकते हो आप, बहुत बड़ा रूम बनाया जाता है शीशे का, और उसके अंदर क्या होता है कि इन शीशों से हीट एनर्जी अंदर आ तो जाती है पर वो एस्केप नहीं कर पाती। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया ऐसे रीजन में जहां पर हमें मतलब ऐसा रीजन जहां पर टेम्परेचर जनरली कम होता है, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स को भी हम ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सिस्टम भी किसने बनाया है, मेंस ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, ऐसे ही एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम बनाने में भी ह्यूमंस की मर्जी है, हमें कौन से तरीके की फिशेस ग्रो करनी है, हमें उन फिशेस को किस तरीके का फूड प्रोवाइड करना है, उसके लिए किस तरीके के प्लांट्स हमें एक्वेरियम में लगाने पड़ेंगे, वो सब ह्यूमन डिजायर पर या ह्यूमन विल पर ही डिपेंड करेगा कि हम, हमारी मर्जी है हम कौन से तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने एक्वेरियम में चाहते हैं, अपने इकोसिस्टम में चाहते हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन मैनेज करेगा। ठीक है, क्रॉप फील्ड में हमारी मर्जी, हमें कौन सी क्रॉप लगानी है, ठीक है, हमें किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स अपनी क्रॉप फील्ड के अंदर चाहिए, किस तरीके के नहीं चाहिए, सारे इंट्रैक्शन से सारे कंपोनेंट्स कौन रेगुलेट कर रहा है, ह्यूमन। तो इसीलिए इस इकोसिस्टम को हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बीच में। ये वाला जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमन क्रिएट करता है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, ये नेचर बना रही है, ये ह्यूमन बना रहा है। यहाँ पर अपनी मर्जी से इंट्रैक्शन हो रहा है, नेचर जैसे चाह रही है वैसे इंट्रैक्शन करा रही है, पर यहाँ पर हम एक बैलेंस्ड इंट्रैक्शन करवाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब भी करते रहेंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अगर मैं कोई इंट्रैक्शन चाहती हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैंने एक ऐसा गार्डन बनाया है जिसके अंदर ज्यादा फूल है, ज्यादा ऐसे फूल हैं जो ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हनी बीज ज्यादा आए और इस फूल का एक्सट्रैक्ट लेकर जाए और हनी बनाए। ठीक है, तो अब जो हनी बीज आ रही है फ्लावर के पास और वहां से नेक्टर लेकर जा रही हैं और बीहाइव्स बना रही हैं जगह जगह, ये पूरा प्रोसेस किसके रेगुलेशन में होगा, मेरे रेगुलेशन में। यानी कि मैं जब तक चाहूंगी कि बीहाइव बने तब तक बीहाइव बनेगा, जब मैं चाहूंगी कि नहीं बीहाइव में अब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हनी इकट्ठा हो गया होगा, अब मुझे ये बीहाइव निकाल लेना चाहिए, तो मैं तभी उस बीहाइव को तोड़ दूंगी। मुझे नेचुरल, मतलब जो भी नेचुरल इंटरेक्शन हो रहा है उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ अपनी मर्जी से कि हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए था अगर हमें वो मिल रहा है तो हम उस इंटरेक्शन को वहीं के वहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब होता रहता है, जबकि नेचर तो कॉन्स्टेंटली अपने इंटरेक्शन को चलाती रहती है, क्योंकि उन्हें सारी स्पीशीज को ग्रो करना है। ठीक है, यहाँ पर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स जो भी मैन डिफाइन करेगा, ठीक है, मैन को जो भी चाहिए, मतलब ह्यूमंस को जो भी चाहिए, वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, वहां पे कोई भी नेचुरल फिनोमिना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज ट्रॉफिक लेवल। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, सबसे पहले सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन ने एनर्जी किसको दी, प्लांट्स को। प्लांट्स से एनर्जी कौन लेंगे, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स। फिर इन हर्बीवोर्स से एनर्जी कौन लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स। तो एनर्जी लेवल बाय लेवल ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस हैं, ये जो लेवल्स हैं जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं इनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल है वो कौन सा है हमारे पास, प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, जो खाना बनाएंगे, जो एनर्जी ट्रांसमिशन को इनिशिएट करवाएंगे, तो वो कौन है हमारे प्रोड्यूसर्स।
फिर जो अगला लेवल है प्रोड्यूसर से एनर्जी जिस अगले लेवल पे जाएगी वो कौन है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बिवोर्स। तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, या फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद इनको कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हमारा किसके अंदर आएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर। सिमिलरली जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो किसको कंज्यूम करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, और ये किसके अंदर आएंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंदर। और फिर इनको भी कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी किसके अंदर है, एपेक्स प्रेडेटर के अंदर, यानी कि जो सबसे बड़े प्रेडेटर हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए वो इनको फाइनली कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फूड चेन का एग्जांपल साइड में लगाया हुआ है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को कोई भी हर्बीवोर कंज्यूम कर सकता है, रैबिट भी कर सकता है, ग्रास हॉपर भी कर सकता है, फिर इनको कोई भी कार्निवोर कंज्यूम कर सकता है, उनको कोई भी सेकेंडरी कार्निवोर कंज्यूम कर सकता है, और उनको कोई भी एपेक्स प्रेडेटर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, एंड एट द एंड जब सब के सब मर जाएंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए तो डिकम्पोजर प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अलग अलग स्टेजेस या फिर लेवल्स हैं जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम ये बोल रहे हैं फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, खाने से। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने से ही एनर्जी मिलती है। जब हम बोल रहे हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, और वो एनर्जी का ट्रांसमिशन भी किसके फॉर्म में हो रहा है, फूड के फॉर्म में हो रहा है। तो अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन फूड के फॉर्म में हो रहा है, तो वो जो लीनियर पाथवे फॉलो हो रहा है इन द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी और इन द ट्रांसमिशन ऑफ फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है, तो ये वो लीनियर पाथवे है जो कि फॉलो हो रहा है इन द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसी लीनियर पाथवे को हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। और ये हमेशा हमें क्या बताता है, हु ईट्स whom, कौन किसको खाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को नहीं खा सकता, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, कार्निवोर, तो वो तो प्रोड्यूसर को नहीं खा पाएगा। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो कौन किसको कंज्यूम कर सकता है वो हमें कहां से पता चलता है, फूड चेन से। अब फूड चेन अलग अलग तरीके की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो लैंड पर रह रहे हैं या फिर वाटर में रह रहे हैं। अगर वो लैंड पर रहने वाले हैं तो जो फूड चेन एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी नोन एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और अगर वो पानी के अंदर रहने वाले हैं तो जो फूड चेन एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी नोन एज एक्वाटिक फूड चेन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया है, ग्रास को कंज्यूम कौन कर रहा है, जेब्रा, और जेब्रा को कंज्यूम किसने किया, लायन ने। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। दूसरा एग्जांपल टेरेस्ट्रियल फूड चेन का हम ले लेते हैं, प्लांट को कंज्यूम किया किसने, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया किसने, माउस ने, और माउस को कंज्यूम किया किसने, स्नेक ने, एंड स्नेक को कंज्यूम किया किसने, हमारे एपेक्स प्रेडेटर ने, यानी कि हॉक ने। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी फूड चेन डेवलप हो रही है, ये जो लीनियर पाथवे डेवलप हो रहा है एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, ये कहाँ डेवलप हुआ, लैंड पर। तो इसीलिए ये जो हमारा पूरा पाथवे है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। वहीं अगर ये पानी में हुआ होता तो इसको हम बोल देते एक्वाटिक फूड चेन। जैसे कि एक्वाटिक फूड चेन का हमारे पास एग्जाम्पल है एल्गी, पानी में लगती है मॉइस्ट प्लेस में, नमी वाली जगहों पर। तो एल्गी को किसने खाया, जू प्लांक्टन्स ने। जू प्लांक्टन्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। उसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो एल्गी को किसने खाया, जू प्लैंक्टन ने। जू प्लैंक्टन को किसने खाया, फिश ने, और फिश को किसने खाया, ईगल ने। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारी दूसरी फूड चेन है इसमें फाइटोप्लैंक्टन यानी पानी के ऊपर फ्लोट करने वाले पौधों को किसने खाया, जू प्लैंक्टन यानी पानी के ऊपर फ्लोट करने वाले जानवरों ने। उसके बाद इनको किसने खाया, छोटे फिशेज ने, उनको किसने खाया, उनसे थोड़ी बड़ी फिशेज ने, एंड फाइनली उनको किसने खा लिया, सबसे बड़ी फिशेज ने, यानी कि एपेक्स प्रेडेटर ने। तो ये जो पूरी की पूरी फूड चेन हमारी डेवलप हो रही है, इट इज डेवलपिंग इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वाटिक फूड चेन। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि ऐसा नहीं है कि एक तरीके के प्रोड्यूसर को एक ही तरीके का कंज्यूमर खा सकता है
है ना। अब हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ज़ेब्रा खाएगा, ग्रास को डियर भी खा सकता है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है। तो कोई भी एक, मतलब एक लेवल पर जितने कंज्यूमर्स आते हैं उनमें से कोई भी कंज्यूमर इस ग्रास को खा सकता है। फिर इससे ऊपर वाले लेवल पर जितने कंज्यूमर आ रहे हैं उनमें से कोई भी कंज्यूमर इस लेवल वाले कंज्यूमर को खा सकता है। यानी कि जितनी भी फूड चेन है वो जरूरी नहीं है कि वो एक रिजिड पाथवे है, वो पाथवे फ्लक्चुएट कर सकता है, उसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो यानी कि इकोसिस्टम में हमेशा एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट करता है, और ये जो नेटवर्क ऑफ फूड चेन है जिसके अंदर बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इस नेटवर्क ऑफ फूड चेन को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यू टू द इंटरलिंकिंग ऑफ द फूड चेन्स ऑफ वेरियस फूड चेन्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फूड वेब। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि जो ग्रास है, इस ग्रास को माउस भी खा सकता था, ग्रास हॉपर भी खा सकता था और रैबिट भी खा सकता था। इस रैबिट को फॉक्स भी खा सकती है और हॉक भी खा सकता है। ये जो हमारे पास माउस है, इस माउस को फॉक्स भी कंज्यूम कर सकती है डायरेक्टली, हॉक भी कंज्यूम कर सकता है और आउल भी कंज्यूम कर सकता है। यहाँ ये जो ग्रास है इसको ग्रास हॉपर भी कंज्यूम कर सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी कंज्यूम कर सकता है और बर्ड भी कंज्यूम कर सकते हैं, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा फ्रॉग है इसको आउल भी कंज्यूम कर सकता है और स्नेक भी कंज्यूम कर सकता है, बर्ड को भी स्नेक कंज्यूम कर सकता है, और इस स्नेक को कौन कंज्यूम कर लेगा, हॉक। तो जो अलग अलग चेन्स मेरी बन सकती थी इस इकोसिस्टम में, जैसे मान लो एक चेन मेरी ये बन सकती थी, और एक चेन जो मेरी बनी वो कौन सी बन गई, ये वाली। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक चेन जो बनी वो कौन सी बन गई, ये वाली। ठीक है, एक चेन मेरे पास कौन सी बनेगी, ये वाली। तो मेरे पास ऐसे अलग अलग फूड चेन्स जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन हैं। तो ऐसे फूड चेन्स का जो नेटवर्क है, जो इंटरलिंकिंग है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फूड वेब। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद अभी मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास फूड चेन है, ये फूड चेन क्या है, एक लीनियर पाथवे है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। यानी कि मेन मोटिव है क्या, एनर्जी ट्रांसमिशन करना ही है। तो अब ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है, थ्रू अ फूड चेन। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन। तो सन से सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, प्लांट्स को, फिर प्लांट्स से हर्बीवोर्स को, फिर कार्निवोर्स को, फिर टॉप कार्निवोर्स को, एपेक्स प्रेडेटर्स को। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को सन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो प्रोड्यूसर्स को सन से एनर्जी मिलती है कितनी, 1%। यानी कि सूरज से पौधे के ऊपर जितनी धूप पड़ेगी उसमें से पौधा सिर्फ 1% एनर्जी को यूज करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। तो ये एनर्जी जब इसके अंदर स्टोर होगी तो वो कितनी स्टोर होगी, सिर्फ 1%। अगर मेरे सन से पौधे के ऊपर 10 लाख जूल की एनर्जी पड़ रही थी, तो इसको मिली सिर्फ कितनी, स्टोर सिर्फ कितनी कर पाया, 10,000। अब जब इस प्रोड्यूसर को हमारा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर कंज्यूम करेगा, तो उसके बाद से जो लॉ चलता है, दैट लॉ इज नोन एज 10% लॉ। यानी कि किसी भी ट्रॉपिक, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हर एक प्रीसीडिंग ट्रॉपिक लेवल यानी पहले वाला ट्रॉपिक लेवल अपने से अगले ट्रॉपिक लेवल को अपनी टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% देता है। यानी कि प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी होगी वो हर्बीवोर को उसकी सिर्फ 10% देंगे, हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी होगी वो कार्निवोर को उसकी सिर्फ 10% देंगे, कार्निवोर के पास जितनी एनर्जी होगी वो टॉप कार्निवोर को उसकी सिर्फ 10% एनर्जी देगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 10,000 जूल थी उसमें से आगे कितनी गई, सिर्फ 1,000 जूल, है ना। अगर हम देखें, कैलकुलेशन करें हम, तो 10,000 का 10% हमारे पास कितना बन के आएगा, 1000। तो इसके पास 10,000 जूल की एनर्जी थी, इसने इसको कितनी दी, 1000 जूल की। फिर ये इसको कितनी देगा, अगेन
10%, तो फिर से जब 10% एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ तो इसको कितनी मिली 100 जूल, और यहाँ से फिर से जब 10% एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो इसको कितनी मिलेगी 10 जूल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ट्रॉपिक लेवल होता, अगर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ट्रॉपिक लेवल होता तो अगले ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी फिर से कितनी मिलती 10% यानी कि 1 जूल। अगर उसके बाद एक और ट्रॉपिक लेवल होता तो फिर से 10% यानी कि 0.1 जूल। तो अगर हमारे ट्रॉपिक लेवल 5 से ज्यादा हुए तो बढ़ते हुए ट्रॉपिक लेवल के साथ एनर्जी घटती चली जाएगी, और इतनी कम एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम हमारे पास जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं दैट आर 5। ठीक है, 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स किसी फूड चेन में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो फाइनल कंज्यूमर है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रह पाएगी अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारा फाइनली कंज्यूमर है, जो हमारा टॉप कार्निवोर है, वो हमारे पास मतलब मैक्सिमम हमारी फूड चेन के अंदर जितने लेवल्स हैं वो मैक्सिमम लेवल्स कितने हो सकते हैं 5। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम कितने लेवल हो सकते हैं तो मिनिमम लेवल होंगे 3, एक प्रोड्यूसर, उसके बाद एक हर्बीवोर और एक कार्निवोर। इनमें से किसी को भी हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कार्निवोर को छोड़ दिया मतलब कार्निवोर अगर नहीं हमने काउंट किया तो सारे हर्बीवोर सारे प्लांट्स को खा जाएंगे और प्रोड्यूसर के खत्म होते ही हर्बीवोर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्निवोर हर्बीवोर की पॉपुलेशन को चेक करता है यानी कि उसकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, हर्बीवोर प्लांट्स की पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट पे ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमें पता है कि नेचर में हर एक चीज एक रेगुलेटेड वे में है। ठीक है, क्योंकि नेचर ने सारी स्पीशीज को अर्थ पर रहने का इक्वल मौका दिया है। नेचर के लिए सारी स्पीशीज सारे ऑर्गेनिजम्स एक बराबर हैं। नेचर किसी के लिए भी फेवरेटिज्म नहीं दिखाती है कि ह्यूमंस को थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेजेस मिले और बाकी स्पीशीज को कम एडवांटेजेस मिले। ठीक है, नेचर ने सबके लिए सब कुछ एकदम इक्वली प्रोवाइड किया है, लेकिन क्योंकि ह्यूमंस जो हैं उनका अर्थ के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, हम सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरवेंशन से हमारे काम से अर्थ की हेल्थ पर नेचर के सिस्टम पर बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ जाते हैं, और वही जो बुरे इम्पैक्ट हैं उन्हीं की वजह से अर्थ बहुत जल्दी इस तरीके के स्टेट में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो अर्थ को बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो मेन 2 ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से पड़ने वाले बैड इम्पैक्ट्स हैं अर्थ पर, वो हैं ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें ओजोन डिप्लीशन की, तो ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनके बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 3 बॉन्ड बना देते तो ऑक्सीजन की शेल में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो ये आपके इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में बनाने के लिए नहीं है, तो इसके ऊपर इतना हमें वो नहीं, मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है इसके ऊपर। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, ओजोन है। ओजोन अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन का काम होता है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पर आने से रोकना। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस ओजोन लेयर की वजह से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो क्या हो गई हैं, बाउंस बैक हो गई हैं, क्योंकि ओजोन उनको धरती पर आने ही नहीं दे रही। लेकिन
अगर ये जो कवच है हमारा ओजोन, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये परत ही गायब हो जाए, ये परत डिप्लीट हो जाए, ये परत नष्ट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने का रास्ता मिल जाएगा, और जैसे ही उन्हें धरती पर आने का रास्ता मिलेगा वो तुरंत ही अपने बैड इम्पैक्ट्स को दिखाना शुरू कर देंगी। तो वही सेम चीज है, आपको दिख रहा होगा इस वाले रीजन से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर आ रही हैं और धरती पर आकर अपने बैड इम्पैक्ट्स कॉज कर रही हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। ठीक है, यूवी रेडिएशन के धरती पर आने की वजह से सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट इज इंक्रीज्ड केस ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, अब ये जो ओजोन है, ओजोन डिप्लीशन होता कैसे है, किस वजह से ओजोन लेयर जो है वो नष्ट हो रही है, तो कुछ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, एसी वगैरह से रिलीज होने वाली गैस, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करती है और ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसने ओजोन पे अटैक किया, ओजोन पे अटैक करके उसको ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में। चाहे प्रोडक्ट कुछ भी बना हो, लेकिन मेरी प्रोटेक्टिव लेयर तो टूट गई। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोटेक्टिव लेयर टूटेगी, यूवी रेडिएशंस को धरती पर आने का रास्ता मिल जाएगा और वो अपना बैड इम्पैक्ट कॉज कर देंगी, जैसे कि स्किन कैंसर कॉज कर देंगी। ठीक है, दिस इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन। इसके बाद जो दूसरा बैड इम्पैक्ट है अर्थ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर हम, जैसे मैंने भी आपको ग्रीन हाउस बताया ना, ग्रीन हाउस में क्या है कि हमारे पास एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं, तो उन शीशों से हीट अंदर तो आ पा रही है लेकिन एस्केप आउट नहीं कर पा रही, बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो सारी की सारी हीट उसी कमरे के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, जिसकी वजह से बाहर कम टेम्परेचर होने के बाद भी अंदर हम एक अच्छा खासा टेम्परेचर अचीव कर पा रहे हैं और ऐसे पौधों को ग्रो कर पा रहे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं। यही सेम चीज अर्थ के साथ भी हो रही है। जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि पॉल्यूशन से क्रिएट होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऐसी परत बना लेती हैं जो कि सन से आने वाली हीट रेडिएशंस को धरती पर आने तो देती हैं लेकिन धरती से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये हीट अर्थ के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अर्थ का तापमान धीरे धीरे कर कर बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये हो किसकी वजह से रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रही हैं और यही सारी ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब किस तरीके से इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा जाए, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए, तो ये सब वो प्रिकॉशंस हैं जिनसे हम बच सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में है, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे तो एक ग्रीन हाउस गैस तो चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन वो लिबरेट करेंगे, उस ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो धीरे धीरे कर कर हम ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट को कम कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज या मोर प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा वाटर को सेव करना है। क्यों वाटर को सेव करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारी छत पर भी जब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम पानी छिड़कते हैं। किस लिए पानी छिड़कते हैं, ताकि उस पानी की वजह से अर्थ की जो हीट है वो बाहर निकल जाए, हमारी जो छत है उसकी हीट बाहर निकल जाए और छत एकदम ठंडी हो जाए। तो नेचर ने तो ऑलरेडी ऐसे वाटर रेजर्वोयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, उन वाटर रिजर्वोयर्स की वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है, उन वाटर बॉडीज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है अगर हम एटलीस्ट उन वाटर बॉडीज को भी बचा लें। लेकिन अगर हम उन वाटर बॉडीज को भी खत्म कर देंगे तो वो वाटर बॉडीज भी अंदरूनी अर्थ के टेम्परेचर को कम नहीं करवा पाएंगी, उसको रेगुलेट नहीं करवा पाएंगी, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमारी जो आज फर्टाइल लैंड हमारे पास है वो कन्वर्ट हो जाएगी बैरन लैंड में।
ठीक है, तो हमारे पास हमें पानी सेव करना है, पॉल्यूशन को रोकना है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ही ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें करती हैं। ठीक है, एनर्जी को सेव करना है ताकि कम से कम हमें ऐसे प्रोसेसेस करने पड़े जिससे हमें एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी पड़े और उसकी वजह से भी कम से कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो। चीज़ों को बर्न नहीं करना है, क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस में भी बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी। और ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं कि हमें प्लांट्स लगाने हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको काटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग, और मैग्निफिकेशन का मतलब जब किसी चीज का अमाउंट बढ़ता जा रहा हो। ठीक है, सो बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स इनटू द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स मूव कर रहे हैं, और हर एक बढ़ते ट्रॉपिक लेवल के अंदर ये टॉक्सिक मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और अच्छे से इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारी फैक्ट्रीज से या फिर घरों से जो पॉल्यूटेंट निकला, उस पॉल्यूटेंट को सबसे पहले कौन कंज्यूम करेंगे, जू प्लैंक्टन। तो उन्होंने थोड़े थोड़े टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो इस वाटर बॉडी से ले लिए। अब ये जो हमारे जू प्लैंक्टन हैं, वो जू प्लैंक्टन को कौन खाएंगी, हमारी थोड़ी सी बड़ी फिशेस। तो इन सारे जू प्लैंक्टन के जो टॉक्सिकेंट्स थे वो आकर एक्यूमुलेट किस में हो गए, इस छोटी फिश में। अब इसको किसने खाया, इससे थोड़ी सी बड़ी फिश ने, जैसे कि सैल्मन ने इसको खाया। तो सैल्मन के अंदर हेरिंग जैसी दूसरी जो छोटी छोटी फिशेस थी, उन सबके टॉक्सिक मटेरियल्स कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, इस मॉडरेट साइज वाली फिश में। ऐसी मॉडरेट साइज वाली बहुत सारी फिशेस को कंज्यूम करेगी हमारी एपेक्स प्रेडेटर, यानी कि जो लार्जेस्ट फिश है हमारी, यानी कि व्हेल। ठीक है, तो वो इन सबको खाएगी, और इन सबको खाने की वजह से इसकी बॉडी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसने इसके जैसी बहुत सारी फिशेस को कंज्यूम किया है। तो इस तरीके से छोटे ट्रॉपिक लेवल से, स्टार्टिंग वाले ट्रॉपिक लेवल से बाद वाले ट्रॉपिक लेवल तक आते आते बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का, वेस्ट मटेरियल की जगह हम बोल सकते हैं टॉक्सिकेंट्स का एक्यूमुलेशन होता चला जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स इनटू द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मरकरी की कंसेंट्रेशन जैसे जैसे खाने वाले प्रेडेटर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मरकरी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर वेस्ट। हर एक वो चीज जो हमारे काम की नहीं है उसको हम वेस्ट मानते हैं, फिर चाहे वो पेपर हो, ग्लास हो, या इसके अलावा कपड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज है ना, वेजिटेबल पील्स हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए वो वेस्ट है। ठीक है, तो अब ये जो वेस्ट है, क्या इस वेस्ट को हम ऐसे ही पड़ा छोड़ सकते हैं, नहीं। ऑब्वियसली इस वेस्ट को मैनेज करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेस्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो वो वेस्ट मेनली दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो जितने भी फूड वेस्ट हैं, जितने ह्यूमन फीशीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, सॉलिड वेस्ट है, वो एनिमल्स की एनिमल मैन्योर या एनिमल से मिलने वाली जो फीशीज हैं वो, ठीक है, हमारे ह्यूमन की बॉडी से निकलने वाले और दूसरे वेस्ट है ना, मरे हुए जानवर, सड़ी गली पत्तियां, जो लकड़ी है वो, ठीक है, इसके अलावा टॉयलेट पेपर मतलब पेपर की डिफरेंट फॉर्म्स, कॉटन, डेड प्लांट्स, ये सब क्या बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम सिंपली बोल सकते हैं वो वेस्ट जो नेचर में नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जिसको नेचर ही डिग्रेड कर देगी, नेचर ही खत्म कर देगी, नेचर ही नष्ट कर देगी, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन इन वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा समय लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिकम्पोजर्स धीरे धीरे इन पर काम करके इनको खत्म करेंगे।
ठीक है। जबकि कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको नेचर में खत्म नहीं किया जा सकता, और ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, या मेटल्स, ठीक है, ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाते हैं, जिनको हम नेचर के अंदर, ये नेचर के अंदर नेचुरली खत्म नहीं होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो अब आप मुझे बताओ, दो तरीके से आपके सामने कूड़ा रखा है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है कूड़े को इकट्ठा करने का। क्यों? क्योंकि इस तरीके के वेस्ट में से आप क्या चीज निकाल सकते हो, क्या चीज रिसाइकल की जा सकती है, क्या चीज रीयूज की जा सकती है, वो हम इस तरीके के वेस्ट में नहीं ढूंढ सकते। पर अगर हम उस वेस्ट को इस तरीके से सेग्रीगेट कर दें, तो हम आसानी से उस वेस्ट को रीयूज भी कर पाएंगे, रिसाइकल भी कर पाएंगे। जहां हम उस वेस्ट को लगा सकते हैं, वहां हम उसको अलग अलग तरीके से उस वेस्ट का मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम उस वेस्ट को, जो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको मैनेज करते हैं कि हम किस तरीके से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी दूसरे तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको वेस्ट की कैटेगरी से हटाकर किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका है हमारे पास रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में आपने जनरली देखा होगा कि जो बॉटल्स होती हैं, है ना, रैग पिकर्स बॉटल कलेक्ट करते हैं। तो बॉटल क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि इन बॉटल्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। टिन टिन को, जो टिन्स होती हैं, उनके अंदर हम उनको कलेक्ट करके वापस से उनके अंदर वो मटेरियल भर के वापस से उन्हें कंसील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास बॉटल्स हैं, टिन है, ठीक है, कैंस हैं, पेपर है, इसके अलावा कुछ पॉली बैग्स हैं, जिनको मान लीजिए कि वो गंदे नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, उनको हम रीयूज कर सकते हैं। कपड़े के थैले, है ना, प्लास्टिक बैग्स को तो हो सके तो नहीं ही यूज करना है, कपड़े के थैले लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी वो सारी चीजें जिनको हम वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं, जिनको हम वापस से यूज में ला सकते हैं, वो हमारी आ जाती है रिसाइकलिंग के प्रोसेस में। जैसे जनरली आपने देखा होगा, हमारी जो कॉपीज होती हैं, जिनमें हम अपने जनरली नोट्स बनाते हैं, व्हाइट पेज वाली कॉपी, ये जो कॉपीज हैं, इन कॉपीज को कबाड़ी वाले जो होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये इनको देंगे किसी भी अपने से बड़े कबाड़ी के शॉप में, स्क्रैप शॉप में, वहां से वो आगे चली जाएंगी। इन पेपर्स को किया जाता है रिसाइकल। इन पेपर्स को रिसाइकल करके पहले इनसे बनाया जाता है न्यूज़पेपर वाला पेपर, ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर वाला पेपर है, वो भी वापस से, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, वो भी वापस से उसकी डेट निकल गई है न्यूज़पेपर की, अब वो किसी काम का नहीं है, वो भी वापस से न्यूज़पेपर वाले अंकल ले जाते हैं। उस न्यूज़पेपर को ले जाकर वापस से उसको रिसाइकल किया जाता है और बनाई जाती है ब्लैक पेज वाली कॉपी, है ना। हम देखते हैं ना ग्रे पेज वाली कॉपी, जिसको हम जनरली रफ कॉपी में यूज करते हैं, वो वाली कॉपी बनाई जाती है फिर किससे? इसी बचे हुए न्यूज़पेपर के ट्रैश से, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल को अगर हम वापस से यूज कर रहे हैं, वो रिसाइकल हो रहा है ना, वापस से यूज में आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर यूज में आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर यूज में आ रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग, ठीक है। तो एक वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका हो गया रिसाइकलिंग। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है इंसरनेशन। इंसरनेशन में क्या होता है, जो हमारे मेडिकल वेस्ट है, उनको हम रीयूज नहीं कर सकते, उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते रिसाइकल? क्योंकि ऑब्वियसली उसको किसी इंसान की डिजीज वाली कंडीशन में यूज किया गया है, उसमें उसका कंटामिनेटेड ब्लड उस चीज के कांटेक्ट में आए हैं। ऐसी चीजों को हम वापस से रीयूज नहीं कर सकते, और ऐसी चीजों को आप खुले में भी डंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज ही है, और कोई फ्लाई आकर उसके ब्लड की भीगी हुई कॉटन पर या पट्टी पर आकर बैठ जाए, और वही जाकर किसी के खाने पे बैठ जाएगी, तो इस तरीके से जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, यानी कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है और हम इसको रिसाइकल रीयूज भी नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में उन वेस्ट को जला दिया जाता है, ठीक है। तो जलाने का वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसरनेशन। ये हमारी इंसरनेटिंग मशीन है, और यहाँ पर ये हमारे जो इंसरनेटिंग फैक्ट्रीज हैं, जिनके अंदर इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को, जिनको रीयूज नहीं किया जा सकता, उनको जला दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंपोस्टिंग, ऑब्वियसली जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिनको नेचर अपने आप ही डिग्रेड कर देगी, ऐसे वेस्ट को हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर वेजिटेबल पील्स को, या जो भी ऐसे हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम मिट्टी के अंदर दबा के उनसे मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, जिससे पौधे को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो कंपोस्टिंग इज ऑल्सो अ बेटर वे
फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास वो है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स भी वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक तरीका है, लेकिन बहुत ही टेम्पररी तरीका हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या किया जाता है कि जो हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है ना, डेली हमारे गलियों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, ट्रक आते हैं, ये सभी सारे वेस्ट को कलेक्ट कर कर इसको लैंडफिल्स में ले जाते हैं और लैंडफिल्स में ले जाकर इसको डंप कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर गंदगी ना हो। लेकिन इन लैंडफिल्स में जो वेस्ट डंप किया गया है, इस वेस्ट का या तो इस वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, या फिर ये जो वेस्ट है ये बायोडिग्रेडेबल हो। तो अगर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा कुछ इसके अंदर, तो वो मिट्टी में अपने आप ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाएगा। और अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है, जैसे कि पन्नी वगैरह या कुछ भी ऐसा है जो इसके अंदर नहीं डिग्रेड हो सकता, प्लास्टिक वगैरह है, तो उसको यहाँ से उठाकर उसको फिर जिस तरीके से उसको उसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, उस तरीके से उसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो दिल्ली में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है, ठीक है, वो इंद्रप्रस्थ लैंडफिल है, जहां पर जाकर सारा का सारा जो कूड़ा आसपास के एरिया से आता है उसको डंप कर दिया जाता है, ताकि रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं वो एकदम क्लीन रहें, आसपास जो रोड्स हैं वो सारी चीजें एकदम क्लीन रहें, और फिर इस जगह पर जाकर फर्दर उसका वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। चाहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो मिट्टी के अंदर अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको पिक करके उसको जिस तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है या उसका जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, वैसे उसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है वो है सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि बहुत सारा फ्रेश वाटर हम लोग वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को वॉश करने के पर्पस में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारा फ्रेश वाटर वेस्ट हो जाता है। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये वेस्ट होकर कपड़े धोने के बाद या और किसी चीज़ में यूज होने के बाद ये जो वेस्ट वाटर है कहाँ चला जाएगा, नालों में, नालियों में। ठीक है, तो ये सिवेज का पार्ट बन गया, उस गंदगी का पार्ट बन गया, उस गटर का पार्ट बन गया। ठीक है, जो हम सबके घरों में से निकल निकल के नालियां जाके फाइनली गटर में मिलती हैं। लेकिन इस गंदे पानी का भी क्या किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, इसको भी साफ किया जा सकता है। तो जिन जगहों पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऐसी जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि उस पानी के अंदर वही इम्प्योरिटीज और वही गंदगी रहेगी साफ करने के बाद भी जो पहले थी। ऑब्वियसली अगर हम साफ कर रहे हैं तो उसके अंदर पैथोजेंस भी पूरे तरीके से हटा देंगे, उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उस पानी की प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, तो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले जो सिवेज है उसकी स्क्रीनिंग होती है, यानी कि अलग अलग चैनल्स के थ्रू उसको पास करवाया जाता है, ताकि जो मोटा मोटा वेस्ट है वो पहले ही रुक जाए, है ना। जैसे मान लो बहुत बड़े बड़े चैनल्स होंगे शुरुआत में, तो जो थर्माकोल है या और कोई बड़ा वेस्ट है वो पहले रुक जाएगा, फिर थोड़े छोटे चैनल ताकि पन्नी वगैरह रुक जाए, फिर और छोटे चैनल ताकि मेटल्स रुक जाए, फिर और छोटे चैनल ताकि और मिट्टी और जो हमारे पास पत्थर कंकड़ वगैरह है वो सब रुक जाए। तो ऐसे करके बहुत ही फाइन चैनल्स से स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू एकदम पानी को पास करवाया जाता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो हमें पानी मिलता है, ठीक है, इस पानी के अंदर हम डालते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको तो नीचे की तरफ बिठा देता है, और जो पानी है उस पानी को आगे की तरफ हम मूव करवा देते हैं एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक से फाइनल सेडिमेंटेशन होता है इस पानी का, फाइनल इसकी क्लीनिंग होती है अगेन विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और फिर ये जो पानी है ये पूरे तरीके से साफ होने के बाद ही इस ट्रीटेड वाटर को वापस से भेजा जाता है ऐसी जगहों पर जहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो वाटर टैंक्स की हेल्प से ये पानी उन एरियाज में पहुंचा दिया जाता है, और ये पूरे तरीके से साफ पानी होता है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, कोई पैथोजन नहीं होता है, कोई मेटल पार्टिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस जगहों पर ये पानी भेजा जा रहा है उन जगहों के लोगों की बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज डेवलप हो, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बहुत ही साफ पानी जो है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भेजा जाता है ऐसी लोकेलिटीज के अंदर। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक फोटो है, इस तरीके का कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखता है। लास्ट जो तरीका है हमारे पास, लास्ट नहीं, इट इज सेकेंड लास्ट वे टू
वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बायोगैस रिएक्टर, हमें पता है कि जो हमारे एनिमल डंग है, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं बायोगैस बनाने में। तो बायोगैस रिएक्टर्स के अंदर हम इन वेस्ट मटेरियल्स का इनलेट करते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, बायोगैस। ये जो बायोगैस है इसका यूज कर लिया जाता है चीजों के कंबशन के लिए एज अ फ्यूल, और जो हमारे पास वेस्ट, अभी भी जो वेस्ट बच रहा है, इसको भेज दिया जाता है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर के अंदर फर्दर इसमें रिएक्शंस होती हैं, जो वेस्ट काम का नहीं है, ठीक है, उसमें अभी भी वो एनिमल वेस्ट है, तो उस वेस्ट को हम नॉर्मली किसी भी गड्ढे में या ऐसी जगह पे पास करा देंगे जहाँ से हमारा जो वाटर है वो सराउंडिंग में, मतलब कि आसपास की मिट्टी में और सब जगह पे मूव कर जाए, ठीक है। और जो काम की चीज है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम और ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज्यादा कोई मटेरियल निकाल सकते हैं, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे पास वेस्ट मटेरियल अभी भी जो बच गया है, यहाँ से अभी भी जो स्लरी बची है, उसको हम डंप कर देते हैं किसी भी एक ऐसे गड्ढे के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगेन इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। एनिमल डंग था पहले से, थोड़ी बहुत हमारे जो पत्ते और ऐसी छोटी मोटी चीजें थी, मतलब प्लांट और एनिमल वेस्ट ही था, उसमें से हमने बायोगैस एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे सिर्फ पानी और थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो उसको हम नॉर्मली अगर डंप कर भी देंगे तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो हमारे वही नेचर के अंदर ही डिग्रेड होकर उसी के अंदर मिल जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को ही इंक्रीज करेगा। लास्ट जो तरीका है हमारे पास, दैट इज 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल 5R पर डिपेंड करता है, यानी कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीपर्पस। क्या मतलब है इन चीजों का? सबसे पहले है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है वो हर एक चीज जो रीयूज नहीं की जा सकती, ठीक है, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है नेचर के अंदर आकर, उसको यूज करने से मना कर देना। जैसे कि बहुत टाइम पहले एक प्रोग्राम चला था, से नो टू प्लास्टिक। सबको बोला गया था कि आपको जो सब्जी वाले लोग हैं उनसे आपको प्लास्टिक की पन्नियां नहीं लेनी है, आपको अपने घर से थैला लेकर जाना है और उसी के अंदर सब्जी लेनी है। तो वो एक तरीका था रिफ्यूज का, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक के यूज को रिफ्यूज करना है, उसको मना करना है कि हम प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे, से नो टू प्लास्टिक। उसके बाद दूसरा तरीका है रिड्यूस। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन आप उनका यूज करना भी बंद नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट उसके यूज को रिड्यूस कर दो, यानी कि उसका यूज कम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो जो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें हम जिनका हम यूज नहीं छोड़ सकते, तो उनका यूज कम से कम किया जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम यूज करें जिनमें पैकेजिंग कम हो, क्योंकि पैकेजिंग में ज्यादातर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो पैकेजिंग कम हो, ठीक है। बल्क में चीजों को खरीदें ताकि एक ही कंटेनर के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएं, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों को खरीदने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम ऐसी चीजों को खरीदें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ताकि वो वेस्ट के अमाउंट को ना बढ़ाएं। इसके अलावा जितना हो सके चीजों को रीयूज करो, है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुराने कपड़ों को यूज करके नई नई ड्रेसेस बना ली जाती हैं, बहुत सारी पुरानी चीजों को यूज करके नए नए हैंडक्राफ्ट आइटम्स बना लिए जाते हैं। तो जितना हो सके चीजों को रीयूज किया जाए, ठीक है। वापस से ऐसी ही चीजों को खरीदो जिनको रीयूज कर पाओ, ठीक है, और उनको बार बार रीयूज करो ताकि वेस्ट प्रोडक्शन कम से कम हो, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्शन कम होगा तो वेस्ट मैनेजमेंट का झंझट भी नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद रिसाइकल, यानी कि जितना हो सके चीजों को रिसाइकिल करवाया जाए। और लास्ट है रीपर्पस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें लग रही है कि ना ही तो हम इसका यूज रिफ्यूज कर सकते थे, हमें ये लेना ही पड़ता, ना ही हम इसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है, हम इसको रीयूज भी नहीं कर पाए और ये रिसाइकिल भी नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रीपर्पस कर सकते हैं, यानी कि जो उसका काम भी नहीं है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बॉटल है, बॉटल के अंदर तो पौधे नहीं लगाए जाते, बॉटल में तो क्या मतलब पौधे किस में लगाए जाते हैं, गमलों में, ठीक है। पौधे किस में लगाते हैं, गमलों में, बॉटल के अंदर गमले नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस बॉटल को रीपर्पस किया, हमने इस बॉटल को यूज कर लिया गमला लगाने के लिए, ठीक है। तो हम चीजों के यूज को, ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनके यूज को हम रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हो तो रिड्यूस कर लो, यानी कि कम यूज करो,
इसके बाद कोशिश करो कि अधिक से अधिक हम ऐसी चीजें खरीदें जो रीयूज की जा सके। रीयूज करने के बाद हम उन चीजों को रिसाइकल भी कर सकें, और अगर रिसाइकल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें रीपर्पस कर लो, ताकि उनको किसी और पर्पस में इस्तेमाल कर लो, ताकि वो वेस्ट का पार्ट नहीं